देखो, हमने अभी तक की जितनी भी क्लास हुई है उसमें हमने इनकम टैक्स क्या होता है वो देखा था। इनकम टैक्स मतलब किसी भी पर्सन की इनकम पर लगने वाला टैक्स। तो फिर हमने बाद में ये भी देखा था पर्सन मतलब सिर्फ एक इंसान नहीं होता, पर्सन में बहुत सारे चीजें इन्वॉल्व होती है। पर्सन में इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, पार्टनरशिप फर्म, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ये सब इंक्लूड होते हैं। ठीक है। उसके बाद इनकम मतलब सिर्फ एक जगह, एक ही आदमी एक जगह से ही पैसा नहीं कमाता। इनकम के इनकम टैक्स के हिसाब से 5 सोर्स होते हैं। ठीक है, 5 हेड्स होते हैं। तो पहला पहला हेड ऑफ इनकम क्या है? इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा हेड ऑफ इनकम क्या है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा हेड ऑफ इनकम है बिजनेस प्रोफेशन। चौथा है कैपिटल गेन और पांचवा है अदर सोर्सेस। ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में यह भी बताया था कि कोई भी पर्सन अगर पैसा कमाता है तो जरूरी नहीं कि वो पर्सन एक ही जगह से पैसा कमाए, एक ही हेड से कमाए, वो मल्टीपल सोर्स से पैसा कमा सकता है। जैसे मैं अपना एग्जांपल दिया था, तो मेरे को सैलरी भी मिलती है, मैं बिजनेस भी करता हूं, किराया भी मिलता है, मेरे को जमीन वमीन बेच के पैसा भी कमा लेता हूं, मतलब कैपिटल गेन। और मेरा बैंक में एफडी क्यों है, मतलब वहां से ब्याज मिल रहा है, तो मेरे को अदर सोर्सेज भी, मतलब मैं एक आदमी हूं लेकिन मेरे को 5 हेड से इनकम हो रही है। ठीक है। तो एक इंसान या एक पर्सन मल्टीपल हेड से पैसा कमा सकता है। तो इनकम टैक्स वाले को जब टैक्स वसूलना रहता है ना, तो आपको उसको इंडिविजुअल हेड से मतलब नहीं है। वो क्या पूछेगा? आपकी टोटल इनकम कितनी है। क्या पूछेगा? टोटल इनकम कितनी है। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सुनो। किसी भी पर्सन की आपको टोटल इनकम कैलकुलेट करना है, किसी भी पर्सन की आपको टोटल इनकम कैलकुलेट करना है, तो आपको इस फॉर्मेट का यूज करना पड़ेगा। मतलब जैसे मान लो ये मैं हूं, आपको मेरी इनकम कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे? सर आप अपनी इनकम फ्रॉम सैलरी बताओ। मैं बोलूंगा 5 लाख। ठीक है। सर आप अपना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बताओ, लिख लो 2 लाख। ठीक है। सर आप अपनी बिजनेस की इनकम बताओ, लिख लो 3 लाख। ठीक है। सर आप कैपिटल गेन में कितना कमाए? 1 लाख। सर आपको ब्याज कितना मिला, मतलब अदर सोर्सेस की इनकम कितनी है? 50,000। ऐसे करके मेरे जितने भी सोर्स से मैं इनकम कमा रहा हूं सबको मैं लिखूंगा हेड वाइज। लिखने के बाद मैं इसका क्या कर दूंगा? टोटल लगा दूंगा। क्या करूंगा? टोटल लगाऊंगा। टोटल लगाने के पहले मेरे को 2 उसमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एडजस्टमेंट। 2 एडजस्टमेंट का नाम है क्लबिंग ऑफ इनकम और दूसरा एडजस्टमेंट का नाम है सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। आप लोगों को अगर याद होगा, मैं कल की जब क्लास हुई थी तो उसमें क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब बताया था और सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का भी मतलब बताया। मतलब आपको जब इन सब इनकम को जोड़ देते हैं ना, तो हमको क्या मिलता है? ग्रॉस टोटल इनकम मिलता है। सबको जोड़ देते हैं तो हमको क्या मिलता है? ग्रॉस टोटल इनकम। लेकिन इन सबको जोड़ने के बाद, इन सबको जोड़ने के बाद और ग्रॉस टोटल का टोटल निकालने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा? ये 2 एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ये 2 एडजस्टमेंट क्या बोलता है, सुनो। क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है? किसी दूसरे की इनकम को किसी और की इनकम में जोड़ना। जैसे मेरी मेरी बेटी है, उसके नाम से एफडी कराया हूं, उसका ब्याज अगर मेरे को मिल रहा है तो उसकी इनकम को भी पहले क्या करूंगा? अपनी इनकम में जोड़ूंगा। आ रही बात समझ में? अगर मेरे को मान लो पिछले साल में कहीं से कोई लॉस हुआ था या फिर इसी साल में मेरे को कोई लॉस हो गया है, तो उस लॉस को मैं क्या करूंगा? दूसरी इनकम के साथ माइनस कर दूंगा। तो ऐसा जो एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट करने के बाद जो इनकम आती है उसको क्या बोलते हैं? ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं। मतलब हाँ, मैं मान रहा हूं कि अभी आप लोगों को थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन इस सारे चीजों के चैप्टर्स हैं। जैसे जैसे आप चैप्टर से गुजरोगे ना, आपको क्लैरिटी आती जाएगी। ठीक है। आप लोग देखना, एक चैप्टर है आपका कौन सा? इनकम फ्रॉम सैलरी। एक चैप्टर है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एक चैप्टर है आपका बिजनेस प्रोफेशन का। एक चैप्टर है कैपिटल गेन। एक चैप्टर है अदर सोर्स। एक चैप्टर है क्लबिंग ऑफ इनकम। एक चैप्टर है आपका सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। एक चैप्टर मिलेगा आपको डिडक्शन। एक चैप्टर मिलेगा आपको टोटल इनकम का भी। और टोटल इनकम पर टैक्स निकालना है तो उसका भी एक चैप्टर है। ये पूरा इनकम टैक्स यहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक है। तो जैसे जैसे हम है ना एक एक चैप्टर करके आगे गुजरते जाएंगे ना, आपको एकदम क्लैरिटी आती जाएगी हर चीज से रिलेटेड।
तो अभी नया नया है करके थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, मैं मान रहा हूं, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा चीजें क्लियर होते जाएगी। ठीक है, चलो। तो किसी भी पर्सन की अगर आपको इनकम कैलकुलेट करना है तो ये वाला फॉर्मेट आपको यूज करना पड़ेगा। पांचों हेड की इनकम को जोड़ो, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस और क्लबिंग ऑफ इनकम का एडजस्टमेंट करो, तो आपको क्या मिल जाएगा? ग्रॉस टोटल इनकम मिलेगा। क्या मिलेगा? ग्रॉस टोटल इनकम। अब उसमें आपको क्या माइनस करना है? डिडक्शन माइनस करना है। क्या माइनस करना है? डिडक्शन। डिडक्शन क्या होता है, मतलब क्यों मिलता है? गवर्नमेंट कोई चीज को प्रमोट करती है जिससे हमारी इनकम को कम कर देती है, जिससे हमको टैक्स कम देना पड़ता है, तो डिडक्शन भी हमको पढ़ना है। तो ग्रॉस टोटल इनकम में जब हम डिडक्शन माइनस कर देंगे तो आपको जो बचा हुआ मिलेगा क्या होगा? वो टोटल इनकम। टोटल इनकम। ठीक है, चलो। अब एक कहानी सुना रहा हूं, ध्यान से सुनना। हम एक टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है टॉपिक का नाम क्या है? असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। सबसे पहले तो स्पेलिंग याद करो भाई। असेसमेंट, ASSEMENT, असेसमेंट ईयर। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में AY भी बोलते हैं और प्रीवियस ईयर को क्या बोलते हैं? PY। क्या होता है असेसमेंट ईयर और क्या होता है प्रीवियस ईयर? ये दोनों है ना पति पत्नी। असेसमेंट ईयर क्या है? हस्बैंड वाइफ है। कैसे? जैसे आप लोग जानते हो ना, जैसे जिनकी शादी हो जाती है, जैसे पत्नी अगर मंदिर में जाके पूजा करेगी तो उसका जो पुण्य मिलेगा किसको मिलेगा? पति को। और पति अगर जाके पूजा कर रहे मंदिर में तो उसका पुण्य किसको मिलता है? मतलब दोनों एक ही हैं। आ रही बात समझ में? वैसे असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर भी क्या है? एक ही है। अब वो कैसे है समझना, क्योंकि हर चैप्टर में आप ये कंफ्यूज हो गए इस चीज को लेके, इसलिए मैं अभी ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, समझना। अभी हमारा जो सिलेबस है ना, आप लोग अभी असेसमेंट ईयर 23-24 पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? 2023-2024, ये आपके सिलेबस में है। पिछले साल जो बच्चे पढ़ लिए उनके सिलेबस में था असेसमेंट ईयर 22-23। ठीक है, और असेसमेंट ईयर 23-24 का जो प्रीवियस ईयर है वो असेसमेंट ईयर 22-23। असेसमेंट ईयर का जो प्रीवियस ईयर है वो क्या है? 22-23। अभी असेसमेंट ईयर क्या होता है सर, प्रीवियस ईयर क्या होता है, ध्यान से सुनो। क्यों ऐसा बनाया गया? एक मिनट, कोई आया है, एडमिट कर लेता हूं उसको। हाँ, देखो क्या होता है, आप लोगों को अगर पिछली क्लास याद होगी तो मैंने आप लोगों को इनकम टैक्स की एक मीनिंग बताई थी। 2 लाइन का डेफिनेशन था। क्या था? टैक्स चार्ज ऑन इनकम ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड इनकम टैक्स। किसी भी पर्सन की इनकम पर जो टैक्स लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स वाले खाली बैठे हैं क्या कि वो आपसे हर बार टैक्स लेने आ जाए? बताओ। मतलब एक आदमी क्या साल भर में एक ही बार पैसा कमाते कि रेगुलर बेसिस पे कमाते रहता है? रेगुलर बेसिस पे उसको इनकम होते रहती है। तो क्या बताओ, साल भर में वो 150 बार अगर इनकम कमाएगा तो 150 बार इनकम टैक्स वाला आएगा, हाँ भैया तू टैक्स दे, टैक्स दे, टैक्स। जैसे ऐसा नहीं होता। मतलब इनकम टैक्स वाले के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर बार आपसे आके टैक्स ले। ठीक है, और एक चीज और सोच के देखना, इनकम टैक्स जो है ना एक एनुअल टैक्स है। क्या है? एनुअल टैक्स, मतलब साल में एक बार लिया जाने वाला टैक्स। मतलब आप एक साल में जितना पैसा कमा रहे हो ना, उस कमाए हुए पैसे पर आपसे इनकम टैक्स वाला क्या करेगा? टैक्स लेगा। तो एक छोटा सा लॉजिक, कॉमन सेंस। अभी कौन सा साल चल रहा है? 23-24 चल रहा है। अभी आप लोग कौन से महीने में बैठे हो? जून में। अच्छा सॉरी, जुलाई है। हाँ भाई बोलो। हाँ जुलाई, यही पूछ रहे थे क्या?
ध्यान से समझना ना, आप लोगों का डाउट है तो फिर थोड़ी देर के बाद ले लूंगा। मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया इनकम टैक्स एक एनुअल टैक्स है और लोगों से साल भर की जितनी भी इनकम होती है उसके ऊपर लिया जाने वाला टैक्स है। आप बैठे हो कहां पर? जुलाई महीने में, और ये साल कौन सा है? 23-24। स्टार्ट हुआ अप्रैल में और खत्म होगा कब? मार्च में। मार्च अप्रैल 23 में स्टार्ट हुआ, मार्च 24 जो अभी आया नहीं आने वाला है तब खत्म होगा। इनकम टैक्स वाला आ गया आपके पास, बोलेगा मेरे को 23-24 का टैक्स दो, फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आप जितना कमाए उसका टैक्स दो। आप सबसे पहले क्या बोलोगे मालूम है? मैं तो अभी जुलाई महीने में हूं, अप्रैल मई जून में जो भी पैसा कमाया हूं वो तो मेरे को मालूम है। अब जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च में मेरे को कितनी इनकम होगी मेरे को मालूम है क्या? वो तो फ्यूचर है ना। तो मैं आगे जो इनकम हुई नहीं है उसके ऊपर टैक्स आपको कैसे दूं? तो इनकम टैक्स वाला बोलता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, एक काम करते हैं, हम आपसे पिछले साल का हिसाब मांग रहे हैं। पिछले साल आप कितना पैसा कमाए थे? तो पिछले साल का तो आप बता सकते हो कि नहीं हिसाब? मतलब भाई अगर आप मार्च महीने में पहुंच गए हो और मैं आपसे पूरे 12 महीने का रिकॉर्ड मांगूंगा तो आप दे सकते हो कि नहीं? अप्रैल से मार्च का वो पॉसिबल है क्योंकि वो समय पूरा आपने गुजारा हुआ है। लेकिन फ्यूचर का कुछ पूछूंगा तो बता पाओगे क्या? नहीं। तो इनकम टैक्स वालों ने एक सिस्टम बनाया, इनकम टैक्स वालों ने क्या किया, एक सिस्टम ऐसा बनाया जिसमें आपसे टैक्स उसी साल में नहीं लिया जाता है, पिछले साल का जो इनकम होती है उसके बेस पर जो टैक्स बनता है उसको अगले साल लिया जाता है। जैसे हम अभी कौन से साल में बैठे हैं? 23-24। तो इसका पिछला वाला साल क्या था? 22-23। तो जो भी पर्सन 22-23 में अप्रैल से लेकर मार्च तक जो भी इनकम कमाया होगा, 22-23 में जितना भी पैसा कमाया होगा उसका हिसाब लगा सकता है कि नहीं आसानी से? उसका हिसाब लगाने के बाद वो बताएगा इनकम टैक्स वाले को कब? 23-24 में बताएगा। कमाया कब है? 22-23, लेकिन हिसाब कब दे रहा है? 23-24 में। और उसके ऊपर जो भी टैक्स बनता है उसका पेमेंट कर देगा कब? 23-24 में। क्लियर है मेरी बात? तो जो पिछला साल होता है ना, जिस साल में पर्सन पैसा कमाता है, जिस साल में क्या करता है? इनकम अर्न करता है, इस साल को बोलते हैं प्रीवियस ईयर। इस साल को क्या बोला जाता है? प्रीवियस ईयर। हिंदी में इसको बोलते हैं गत वर्ष। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत आईटीआर फाइलिंग का बारे में पता होगा तो अभी जो आईटीआर फाइलिंग चल रही है ना, अभी की जो आईटीआर फाइलिंग जो चल रही है उसमें आपका असेसमेंट ईयर कौन सा जा रहा है? 23-24, लेकिन उसमें इनकम का डिटेल डाला जा रहा है कौन से महीने कौन से साल का? 22-23 का, पिछले साल का। क्योंकि 23-24 में कितना कमाओगे आपको थोड़ी मालूम। 23-24 का डिटेल कब डालोगे? 24-25 में डालोगे। इसलिए जिस साल में जो पर्सन पैसा कमाता है उस साल को हम क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर। क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर। और जिस साल में उस कमाई हुई इनकम का हिसाब लगा के टैक्स का पेमेंट किया जाता है उस साल को बोला जाता है असेसमेंट ईयर। को हिंदी में बोलते हैं कर निर्धारण वर्ष। कर निर्धारण वर्ष, ठीक है? मतलब कमाया पिछले साल, टैक्स दिया अगले साल। इसका एक अपवाद है, एक्सेप्शन है। अभी हम एक्सेप्शन डील नहीं कर रहे क्योंकि वो थ्योरेटिकल पार्ट है। वो जब समय आएगा, जब मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा उसकी, तब मैं बताऊंगा कि कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट हमसे उस साल का पैसा का टैक्स जो बनता है, उस साल की इनकम पर टैक्स उसी साल ले लेती है। ऐसे 4-5 कंडीशंस है जहां पर गवर्नमेंट हमको जिस साल में हम पैसा कमा रहे हैं ना उसके ऊपर जो टैक्स बनता है उसी साल ले लेती है। हाँ, उसका एक एग्जांपल है, अगर कोई इंसान भारत छोड़ के विदेश जा रहा है, अब पकड़ लेंगे क्या उसको बाहर जाके रहेगा? तो नहीं। तो भैया तू पहले यहाँ का हिसाब कर ले फिर जा। तो ऐसे कुछ कुछ कंडीशंस है कि जिससे पैसा उसी साल का उसी साल में ले लिया जाता है। बाकी नॉर्मली टैक्स हमेशा कैसे लेती है गवर्नमेंट? अगले साल लेती है।
एक साल पूरा कमाने देती है, बाद में टैक्स अगले साल लेती है। तो जिस साल जो पर्सन पैसा अर्न करता है उस साल को क्या बोला जाता है? प्रीवियस ईयर। और जिस साल में उस कमाई हुई इनकम पर टैक्स पेमेंट करता है उस साल को क्या बोलते हैं? असेसमेंट ईयर। ठीक है, हमारे सिलेबस में अभी प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है? 22-23। आप लोग क्वेश्चन खोल के देखोगे ना, 22-23 प्रीवियस ईयर दिखेगा। ठीक है, और कभी कभी उसी क्वेश्चन में लिखा रहेगा असेसमेंट ईयर 23-24। आ रही बात समझ में? तो मैं याद करो, अभी थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को बोला था कि पत्नी अगर पूजा करती है तो उसका फायदा किसको मिलेगा? पति को। पति अगर पूजा करेगा तो फायदा किसको मिलेगा? पत्नी को। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पर भी असेसमेंट ईयर 23-24 लिखा हुआ मिला है, मतलब वो बात किसकी कर रहा है? प्रीवियस ईयर 22-23 की। अगर क्वेश्चन में 22-23 लिखा हुआ मिलेगा मतलब वो असेसमेंट ईयर किसकी बात कर रहे हैं? 23-24। मतलब दोनों है एक ही चीज। आप लोग 23-24 और 22-23 में कंफ्यूज मत होना, वो दोनों एक ही चीज को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर लिखा हुआ रहेगा असेसमेंट ईयर 23-24 मतलब वहां पे इनकम कौन से साल की दिखेगी? 22-23। और लिखा रहेगा प्रीवियस ईयर 22-23 मतलब वो प्रीवियस ईयर की इनकम दिख रही होगी वहां। क्लियर है? तो ये है असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। और दूसरी बात, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर हमेशा अप्रैल से चालू होता है और खत्म कब होता है? मार्च में। तो ये अप्रैल से मार्च की साइकिल होती है। ठीक है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म हो जाता है। ठीक है, ये 12 महीने का टाइम पीरियड होता है। असेसमेंट ईयर के ठीक पहले वाला जो साल होता है वो प्रीवियस ईयर होता है, और प्रीवियस ईयर के ठीक बाद वाला जो साल होता है असेसमेंट। मतलब एक दूसरे के आगे पीछे ही रहते हैं लोग। ठीक है, और ये कंटिन्यूअस बेसिस पे हर साल चलते जाता है, वो कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं है, हर साल चलेगा, हर साल। जैसे लास्ट ईयर जो बच्चे पढ़ रहे थे उन लोग क्या पढ़ते थे? प्रीवियस ईयर 21-22 और असेसमेंट ईयर 22-23। और अब इस साल आप लोग एक साल आगे बढ़ गए तो अब आप लोग क्या पढ़ रहे हो? प्रीवियस ईयर 22-23 और असेसमेंट ईयर 23-24। अब जो आपके जूनियर लोग आएंगे उन लोग क्या पढ़ेंगे? प्रीवियस ईयर 23-24 और 24। और जब मैं पढ़ता था ना तो असेसमेंट ईयर 11-12 पढ़ा था और प्रीवियस ईयर 10-11 पढ़ा था। तो मतलब आज से ठीक 10-11 साल पहले की बात है। नहीं, 1 साल का। ये समझ में आई बात? तो चलो एक बार इसको टेक्स्ट में रीड कर ले। असेसमेंट ईयर क्या है देखो। इट इज अ पीरियड ऑफ 12 months which starts from 1st of April and ends on 31st of March every year। यह 12 महीने की अवधि है जो प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को आरंभ होकर 31 मार्च को समाप्त होती है। दिस ईयर कम जस्ट आफ्टर प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर जस्ट कब आता है? प्रीवियस ईयर के बाद आता है। ड्यूरिंग दिस ईयर assessment is done on the income of person earned during the previous year। मतलब जो पर्सन प्रीवियस ईयर में जो पैसा कमाया है उस कमाई हुई इनकम पर असेसमेंट ईयर में उस इनकम का क्या किया जाता है? असेसमेंट। असेसमेंट मतलब मैंने क्या बताया था? असेसमेंट मतलब मैंने क्या बताया था? सामने वाला की इनकम का पूरा कैलकुलेशन करना और उस इनकम पे कितना टैक्स आ रहा है उसकी कैलकुलेशन करने की पूरी प्रोसेस को असेसमेंट बोलते हैं। असेसमेंट मतलब क्या होता है? किसी पर्सन की टोटल कितनी इनकम है उसका कैलकुलेशन करना और उस इनकम पर कितना टैक्स बन रहा है उसकी कैलकुलेशन करना, उसको क्या बोलते हैं? असेसमेंट। ठीक है, व्यक्ति द्वारा गत वर्ष के दौरान कमाई गई आय पर कर निर्धारण किया जाता है। इस वर्ष में, सॉरी ये नहीं पढ़ा था, इस वर्ष में, किस वर्ष में? कर निर्धारण वर्ष में, असेसमेंट ईयर में जो पर्सन पैसा कमाता है, कब कमाता है? गत वर्ष में, प्रीवियस ईयर में। उस कमाई हुई इनकम पर टैक्स कितना पे करना है, मतलब उसका असेसमेंट किया जाता है। क्लियर है? असेसमेंट ईयर 23-24 इज एप्लीकेबल फॉर अस। हमारे लिए कर निर्धारण वर्ष 23-24 एप्लीकेबल है, लागू है। मतलब आप लोग अगर मान लो बाय चांस बुक भी खरीदते हो तो आपको 23-24 देख के खरीदना है, लेकिन खरीदने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बात किसकी आती है? प्रीवियस ईयर की, गत वर्ष। हाँ, बहुत सारे बच्चे लोग प्रीवियस ईयर को पिछला वर्ष बोलते हैं। भैया वो हिंदी मीनिंग नहीं पूछ रहे आपसे, इनकम टैक्स वाले ने गत वर्ष बना के रखा है, तो आप लोगों को हिंदी में अगर लिखोगे तो गत वर्ष ही लिखना है, पिछला वर्ष मत लिखना। ठीक है,
दिस इज द ईयर जस्ट बिफोर असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर के जस्ट पहले वाला साल जो होता है वो क्या होता है? प्रीवियस ईयर। गत वर्ष, यह वर्ष कर निर्धारण वर्ष के ठीक पहले का वर्ष होता है। प्रीवियस ईयर 20 to 23 इज एप्लीकेबल फॉर अर्थ। हमारे लिए गत वर्ष 22-23 लागू है। इस साल में क्या काम होता है? ड्यूरिंग दिस ईयर पर्सन अर्न्स इनकम एंड मेंटेन्स रिकॉर्ड ऑफ सच इनकम। इस साल में जो पर्सन है ना, पैसा कमाने का काम करता है और उससे रिलेटेड रिकॉर्ड मेंटेन करता है। ठीक है, रिकॉर्ड मेंटेन करता है बस। इस वर्ष के दौरान व्यक्ति आय कमाता है और उस आय का हिसाब रखता है। दिस ईयर इज ऑल्सो नोन एज, जो गीतांजलि बताई थी थोड़ी देर पहले, दिस ईयर इज ऑल्सो नोन एज फाइनेंशियल ईयर और अकाउंटिंग ईयर भी बोला जाता है। इस वर्ष को वित्तीय वर्ष या लेखा वर्ष भी कहा जाता है। ठीक है, शॉर्ट नोट आ गया। यूनिट नंबर 1 में खासकर छत्तीसगढ़ कॉलेज में आपका पेपर का पैटर्न अलग है ना। हाँ, 5-5 नंबर वाले 5 क्वेश्चन और 10-10 नंबर वाले अलग 5 क्वेश्चन आएंगे। तो 5-5 नंबर वाले 5 क्वेश्चन जो पूछता है ना, तो शॉर्ट नोट में पूछ देगा असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर से आप क्या समझते हो बताओ। और आप लोगों के में भी शॉर्ट नोट अगर आ गया यूनिट नंबर 1 से, तो असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर का शॉर्ट नोट। हाँ, इतना ही लिखना है। अब आप लोगों को एक चीज और बताऊं, जैसे पिछले साल का एक्सपीरियंस रहा, इसमें देखा गया कि क्वेश्चन में अपन सोचते थे ना 15 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है मतलब क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा। अब वो बात ही भूल जाओ, छोटा सा कोई क्वेश्चन की भी औकात आज के डेट में 15 नंबर की हो गई है। भले आपका आंसर 1 पेज का है लेकिन उसकी औकात 15 नंबर की होती है। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन को छोड़ना ही नहीं है, करके जाना है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, नहीं नहीं, लिखना उतना ही है। मैं क्या बोला, उसका वेटेज बढ़ गया। अब भाई जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन 1 पेज में हो रहा है, अब जबरदस्ती उसको 4 पेज खींचोगे क्या? नहीं, पॉसिबल ही नहीं। क्या लिखोगे आप? तो आपको जितना एक क्या बोलते हैं, जिसकी उसकी दायरा है, जितना लिखने का उतना लिख लो। अगर आपका पूरा क्वेश्चन करेक्ट होगा तो 15 में 15 मिल जाएगा। ठीक है, चलो। तो आप लोगों को मैं अब ये मान के चलूं असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर क्या होता है, क्लियर है? ठीक है, अब छोटी छोटी चीजें बची है वो समझ लो। असेसमेंट मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया, फिर से सुन लो। किसी भी पर्सन की टोटल कितनी इनकम हो रही है और उसकी इनकम पर कितना टैक्स का पेमेंट आ रहा है, कितना टैक्स बन रहा है, उसकी पूरी कैलकुलेशन करने की जो प्रक्रिया है, पूरी प्रोसेस है, उस पूरी प्रोसेस को असेसमेंट बोलते हैं। क्लियर है मेरी बात? अब अगला नाम है एसईसी। क्या नाम है प्राची? एसईसी। ASSE SEC। हिंदी में बोलते हैं करदाता। ASSE SEC, करदाता। हिंदी का नाम अच्छा है मेरे हिसाब से, उससे एकदम क्लियर हो जाता है। ठीक है, ये जितने भी पर्सन है, ये अपने आप में पर्सन तो है। अगर इनका असेसमेंट कर रहे हो आप, जैसे आप लड़की हो, आप लड़के हो, आप लोग लड़की हो, आप लोग लड़के हो, आपका नाम दर्शना है, आपका नाम निर्भय है, आपका नाम गीतांजलि, प्राची, मुकुंद, साई, मुनीश, मालूम है वो एकदम से नहीं आया था। तो आप लोग इंडिविजुअली अपने जगह में जो भी हो, लेकिन मेरे लिए इन ऑल, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो आप लोग मेरे क्या हो? स्टूडेंट्स। वैसे इनकम टैक्स जब अपना फोकस करता है पर्संस के ऊपर, तो उन लोग अपने लेवल पे, कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, इंडिविजुअल है, उन लोग अपने लेवल पर जो भी है, लेकिन जब उनका इनकम टैक्स वाला असेसमेंट करेगा तो उनको क्या बोलेगा? एसईसी बोलेगा। मेरे लिए सब क्या हो आप लोग? स्टूडेंट्स। अब उसमें ये नहीं देखूंगा लड़का लड़की नाम क्या है, आप लोगों का कौन कहाँ रहता है, आप लोग की कास्ट क्या है, थोड़ी। सब मेरे लिए क्या हो? स्टूडेंट्स। तो एसईसी मतलब क्या होता है? पढ़ो वापस। द पर्सन, पर्सन मतलब वो सब, हुज असेसमेंट इज बीइंग डन, व्यक्ति जिसका कर निर्धारण किया जा रहा है उसे करदाता कहा जाता है। क्लियर है? उसके बाद अगला पॉइंट है ग्रॉस टोटल इनकम। अगला पॉइंट क्या है? ग्रॉस टोटल। मैंने बताया था आप लोगों को इनकम की टोटल कितनी हेड होती है? 5 हेड। 5 हेडों की इनकम को जब हम जोड़ देते हैं और उसमें सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड की मलाई मार देते हैं, मतलब एडजस्टमेंट कर देते हैं,
उसके बाद जो टोटल बच के निकलता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम। फिर टोटल इनकम किसको बोलेंगे, डिडक्शन लगा दो अलग से, ग्रॉस टोटल इनकम में आप डिडक्शन वाला माइनस कर दो तो जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम, सॉरी। तो ये दोनों को समझने के लिए आप ये फॉर्मेट देख लो, आपको यहां पर ग्रॉस टोटल इनकम दिख रहा है अलग से, इसमें आपको देखो पांचों हेड की इनकम जोड़ दिए, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड क्लबिंग ऑफ इनकम डाल दिए, तो जो टोटल बचा वो क्या है, ग्रॉस टोटल इनकम। अब इसमें आप डिडक्शन माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल इनकम। ठीक है, वही यहां पर लिखा हुआ है थ्योरी। क्लियर है? देखो इनकम टैक्स में एक्चुअली हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या बोल रहे हो दर्शना, ऊपर करो। इनकम टैक्स हम पढ़ रहे हैं ना, तो इनकम टैक्स अपने आप में एक एक्ट है। क्या है, एक्ट। एक्ट मतलब कानून है, लॉ है। लॉ के अंदर बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, लॉ के अंदर बहुत सारे सेक्शन, हमको सेक्शन याद नहीं करने हैं लेकिन सेक्शन होते हैं। सुनियो ना कभी, धारा 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 इस तहत इनको फांसी की सजा दी जाती है, तो कहां लिखा रहता है, एक्ट में लिखा रहता है। ठीक है, तो उस सेक्शन के तहत या एज पर सेक्शन 80C से लेकर 82 पूरी सीरीज है, 80U की पूरी सीरीज है जहां पे डिडक्शन के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम जब वो चैप्टर पढ़ेंगे ना तो 80C, 80CCD, 80CCC, 80D, 80E, 80G, ऐसे पूरा लाइन से सेक्शन आएगा, लास्ट तक 80U तक जाता है वो। हमको पूरा डिडक्शन पढ़ना है, पूरा चैप्टर है उसका। ठीक है, टोटल इनकम समझ में आ गया? तो एक बार ये पढ़ लो, ये आप लोगों के सक्सेस के लिए बहुत जरूरी चीज है। ये स्वामी विवेकानंद जी ने ये बोला है। ठीक है, ये बहुत काम आएगा अगर आप इसको सीरियसली लेते हो तो। आपको जो भी अचीव करना है ना, तो बस आप उसके बारे में दिन भर सोचते रहो, उसी के बस सोओगे, खाओगे, उठोगे, बैठोगे, उसी के बारे में सोचो। मतलब आपके दिमाग में उसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं होनी चाहिए। और ऐसा नहीं सोची बस रहो, उसके लिए काम भी करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली आपको कभी ना कभी उससे रिलेटेड सफलता मिल जाएगी। ठीक है, चलो तो मैं आप लोगों को कुछ पूछ रहा हूं, बताना असेसमेंट ईयर मतलब क्या होता है, निर्भय बोल के बताओ। चलो डायग्राम देख लो, असेसमेंट ईयर मतलब क्या होता है। अच्छा, मैं एक, चलो नहीं पूछता अभी, आप लोग बाद में एक बार रिकॉर्डिंग देख के फिर से समझ लेना। एक दो छोटी मोटी जनरल नॉलेज वाली चीज बता रहा हूं, ठीक है, सुनो। अभी मैंने बताया असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर 2 साल होते हैं। इनकम टैक्स वाला आपसे टैक्स लेता है तो हिसाब कौन से साल का मांगता है, पिछले साल का, उसको प्रीवियस ईयर बोलते हैं। और उस कमाई हुई इनकम पर टैक्स आपसे किस साल में लेगा, इस साल में। तो जिस साल आप पैसा कमाते हो उस साल को क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर, और जिस साल आप टैक्स पटाते हो उस साल को क्या बोलते हैं, असेसमेंट ईयर। जनरल नॉलेज वाली चीज है, ये अभी आगे काम आएगी, लेकिन फिर भी अभी बता रहा हूं। इनकम टैक्स वाला आपके पास आएगा, सबसे पहली बात तो इनकम टैक्स वाला आपके पास आएगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन आप अगर पैसा कमाते हो, कहीं से भी पैसा कमाते हो, तो आपको हर साल इनकम टैक्स वाले को बताना पड़ता है कि हम यहां से पैसा कमाते हैं। कैसे बताओगे, व्हाट्सअप करोगे तो टेलीग्राम, आपको एक फॉर्म जमा करना पड़ता है, एक फॉर्म आता है, फॉर्म क्या आता है, फॉर्म, ठीक है। उस फॉर्म का नाम है इनकम टैक्स रिटर्न। अब यहां पे एक ध्यान से सुनने वाली बात, ये रिटर्न वर्ड का मतलब वापसी वाला रिटर्न नहीं है। रिटर्न नॉर्मली हम रिटर्न वर्ड यूज करते हैं तो वापस करने को रिटर्न बोलते हैं, लेकिन यहां पर इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिटर्न का मतलब रिटर्न नहीं है, रिटर्न का मतलब फॉर्म बोलता है। इनकम टैक्स फॉर्म मतलब इनकम टैक्स रिटर्न।
इनकम टैक्स रिटर्न मतलब इनकम टैक्स का फॉर्म। क्लियर है मेरी बात? यहाँ पे रिटर्न मतलब वापसी वाला रिटर्न वो मत समझना, फॉर्म को बताता है, फॉर्म का मतलब है रिटर्न। क्लियर है? अब ये जो एक फॉर्म होता है, मान लो एक आदमी है, इस आदमी ने ईयर 20 to 23 में जो भी इनकम कमाई, जहां से भी कमाई, ठीक है, अब वो क्या करेगा, पूरी इनकम का अपने पास हिसाब रखा हुआ है, उस हिसाब का वो क्या करेगा, डिटेल इस फॉर्म में भर देगा, पूरी इस फॉर्म में डिटेल भरेगा, और इस फॉर्म में जो भी अपनी इनकम कमा के रखा है उसकी डिटेल तो डालेगा ही डालेगा, प्लस खुद से वो क्या करेगा, टैक्स कैलकुलेट करेगा। क्या करेगा? टैक्स की कैलकुलेशन करेगा। मान लो उसके ऊपर टैक्स आ रहा है 15,000 रुपए, मान लो उसके ऊपर टैक्स कितना आ रहा है, 15,000 रुपए, तो 15,000 रुपए का टैक्स का क्या करेगा, वो एक चालान पे करेगा। 15,000 की टैक्स का क्या करेगा, चालान का पेमेंट करेगा। चालान का पेमेंट करने के बाद चालान का डेट, चालान का सीरियल नंबर, ये सब आ जाता है, चालान के अमाउंट। फिर फॉर्म भरेगा ना, तो यहाँ पे चालान की डिटेल डाल देगा। फॉर्म में क्या रहता है, फॉर्म में सबसे पहले आदमी का नाम, उसका पैन कार्ड नंबर, ठीक है, उसके बाद वो कहाँ रहता है, जो बेसिक जानकारी है वो सारी चीजें रहती है। फिर फॉर्म में आगे डिटेल आ जाती है कि वो आदमी कहाँ कहाँ से कितना कितना पैसा कमा रहा है, वो पूरी डिटेल डालनी पड़ती, मतलब उसकी इनकम की डिटेल डालनी पड़ती है उस फॉर्म में, ठीक है। और अगर आपके ऊपर टैक्स आ रहा है तो आपने टैक्स पटाया, तो कौन सी डेट को पटाया है, चालान का आप डिटेल डाल दोगे। फिर ये फॉर्म को आप क्या करोगे, ऑनलाइन सबमिट कर दोगे। फॉर्म को क्या कर दोगे, ऑनलाइन सबमिट कर दोगे। क्लियर है मेरी बात? इस फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट करने की लास्ट डेट, सॉरी ड्यू डेट जो होती है, ड्यू डेट वो होती है जुलाई 31 तारीख हर साल की। जैसे अभी 31 जुलाई आने वाला है, तो अभी हमारा सीजन चल रहा है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का। अभी जितने भी क्लाइंट्स लोग हैं सबका हम क्या करते हैं, आईटीआर फाइल करते हैं, अभी सीजन चल रहा है। 31 जुलाई तक अगर आप फाइल करोगे तो आपको इनकम टैक्स वाले का बिना लेट फीस के साथ आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं, ठीक है। अगर 31 जुलाई के बाद अगर आप फाइल करने जाओगे तो आपको लेट फीस लगेगी, क्योंकि वो डेट निकल गई है। क्लियर है मेरी बात? तो ये जो 31 जुलाई है, 31 जुलाई, ये आगे क्वेश्चन बनाएंगे ना तब काम आएगी ये डेट। 31 जुलाई है ये डेट, काम आएगी। 31 जुलाई क्या है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट। इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है, एक फॉर्म होता है जिसमें जो एसईसी है, एसईसी, इस आदमी को मैं एसईसी बोल दूं, एसईसी जो है वो अपनी पूरी इनकम का क्या देता है, डिटेल, प्लस जितना टैक्स पटा रहा है उसका डिटेल डालेगा, और उस फॉर्म को क्या करेगा, ऑनलाइन सबमिट कर देगा। ऑनलाइन सबमिट करने के बाद उसकी एक ड्यू डेट होती है, उसके अंदर वो काम करना रहता है। क्लियर है मेरी बात? तो ये आप लोगों के जनरल नॉलेज के लिए मैंने ये चीज बताई, ठीक है। बस बेसिक कॉन्सेप्ट में, और कुछ नहीं है मेरे बताने लायक। इनकम टैक्स एक प्रोग्रेसिव टैक्स है। प्रोग्रेसिव टैक्स मतलब समझना, जो गरीब लोग हैं, कम पैसा कमाने वाले, गरीब नहीं बोल सकता, कम पैसा कमाने वाले लोग हैं जिसकी इनकम 5 लाख से कम है साल भर में, उनसे गवर्नमेंट इनकम टैक्स नहीं लेती है। 5 लाख ईयरली तक अगर आप पैसा कमाते हो तो आपसे गवर्नमेंट इनकम टैक्स नहीं लेगी। लेकिन अगर 5 लाख से अगर आप ऊपर कमाते हो तो गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेगी। तो जिसके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी आती है उसको आईटीआर फाइल करना जरूरी है, ठीक है। फिर और किसी किसी को अलग अलग सिचुएशंस में, जैसे बैंक से आप लोन लेने जाओगे, भले आपकी इनकम कम क्यों ना हो, बैंक वाला बोलेगा इनकम टैक्स रिटर्न दिखाओ अपना, तो आपको फाइल करना पड़ेगा। भले आपके 1 लाख रुपए कमाओ साल में, लेकिन आपको आईटीआर फाइल दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न है ना, वो हमारे इनकम प्रूफ का भी काम करता है, ठीक है। तो ये जनरल नॉलेज वाली चीजें हैं। ये आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना अलग अलग चैप्टर में, तो ये बहुत सारी चीजों में ऐसे कहानी लिखे रहता है, तो वो हम समझ नहीं पाते कि बोलना क्या चाह रहा है। अगर आपको उसका पीछे का बैकग्राउंड पता है ना, ऐसे ऐसे काम होता है, तो आप आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। आईटीआर, सबसे पहले बात बताओ, आपको छोटा मोटा अगर कोई सर्दी बुखार हुआ, कभी हो मत लेकिन बोल रहा हूं,
तो आप खुद से अदरक वदरक या काढ़ा वाढ़ा क्रोसिन वोसिन खा के ठीक कर लोगे, लेकिन थोड़ा सा अगर कुछ बड़ा होता है तो अपन डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक है, तो इनकम टैक्स का भी काम ऐसा है, जो एकदम छोटे छोटे जो लोग हैं ना, अगर आपको नॉलेज है तो आप अपना आईटीआर खुद फाइल कर सकते, अगर आपको नॉलेज है तो। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आईटीआर का काम करने के लिए प्रोफेशनल्स बैठे काम करने के लिए। ठीक है, तो प्रोफेशनल्स कौन होते हैं? जो एलएलबी होते हैं ना, एलएलबी वकील, उन लोग भी ये काम करते हैं, सीए लोग भी ये काम करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का, और भी प्रोफेशनल्स होते हैं जो काम करते हैं आईटीआर फाइल करने का, आप उनके पास जा सकते हो। अब आपका क्वेश्चन ये है कि अगर हम आईटीआर फाइल कर रहे हैं और हमारी इनकम ऐसी है कि हम छुपा दिए, तो सबसे छुपा दिए तो क्या होगा, है ना? तो उसका जवाब ये है कि इनकम टैक्स वाला है ना, सेल्फ असेसमेंट टैक्स का एक फंडा अपनाता है। सेल्फ असेसमेंट टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स का मतलब होता है स्वयं द्वारा कर निर्धारण। इतने करोड़ लोग हैं, इनकम टैक्स एक एक जन से ना डिटेल पूछ नहीं सकता, है ना? तो इनकम टैक्स वाला पहले आपको है ना एकदम आपके ऊपर पूरा फुल भरोसा करके चल रहे हैं कि आप जो बोल रहे हो ना हम मान रहे हैं, आप जो बोल रहे हो ना मेरी 5 लाख इनकम है, हम मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन जगह जगह आपका आधार लिंक करवा रहे हैं, जगह जगह आपका पैन कार्ड मंगवा रहा है। ठीक है, तो आप अपना आईटीआर फाइल किए, आप अपना एक जगह से आईटीआर फाइल किए, आईटीआर में बता रहे हो 5 लाख मेरी इनकम हुई, आपके बैंक स्टेटमेंट में दिख रहा है 70 लाख रुपए कहीं आके जमा हो गया, तो बैंक में आपके पैसा जमा हो रहा है ज्यादा और आप दिखा रहे हो कम, तो फिर बैंक इनकम टैक्स वाले को आपके ऊपर क्या होगा, डाउट होगा। तो उनका सॉफ्टवेयर इतना तगड़ा है जो सारे जगह से लिंक है अलग अलग सोर्सेस में, उनको अगर आपके ऊपर डाउट होगा ना तो आपको नोटिस भेज के बुलवाएगा, बोलेगा हिसाब किताब लेके आओ अपना। और अगर उनको कोई डाउट नहीं होगा तो आप बिंदास रहो। तो कोई छुपा सकता है बोल रहे हो ना, तो मेरे हिसाब से बहुत कम चांस है। करने वाले करते हैं, करने वाले करते हैं, लेकिन ऐसा मैकेनिज्म बना रही गवर्नमेंट कि अब है ना इनकम टैक्स मतलब चोरी करना मुश्किल है। ठीक है, इसके बारे में मैं ज्यादा जानकारी आप लोगों को किसी और क्लास में दूंगा, क्योंकि आप लोग जो पूछ रहे हो ना प्रैक्टिकल अप्रोच है, और आप लोगों को एग्जाम के लिए जो पढ़ना है ना वो दूसरा अप्रोच है। अगर आप लोग इसके बारे में सोचोगे ना क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। हाँ, ये चीज मैं बताऊंगा, नहीं बोल रहा हूं, बताऊंगा, लेकिन क्लास के बाद पूछना। ठीक है, तो चलो आज की क्लास बेसिक थी इसलिए मैंने इतना सारा फालतू डिस्कशन किया, लेकिन कल की क्लास से हम एकदम अपने सिलेबस से चिपके हुए रहेंगे, इधर उधर की बात नहीं करेंगे ज्यादा। ठीक है, अगर कुछ पूछना होगा तो अलग से पूछ सकते हो आप लोग। तो अभी की क्लास ओवर, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।